जब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में, तो सबसे पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देखो यार, अल्केन के बारे में अगर मैं बताऊं तो अल्केन पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप सबको पता है कि अल्केन नॉन पोलर है, राइट। अल्केन नॉन पोलर है, इसीलिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा नहीं होगा तो इसमें ना ही न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए अल्केन के केमिकल रिएक्शन बहुत ही कम है। मीन्स अपन ये बोलते हैं अल्केन इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर। आप एक लाइन पहले तो लिखिए, ये लिखिए अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। Alkanes are less reactive. Alkanes are less reactive due to its non-polar nature. Due to its non-polar nature. तो फिर ये कौन सा रिएक्शन देते हैं? तो ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। लाइट या हीट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, फिर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए हमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। तो पहला जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है फोटो हैलोजिनेशन। मतलब अल्केन में सबसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो ये फोटो हैलोजिनेशन है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड रिएक्शन है इसमें नाइट्रेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन। फोर्थ रीड रिएक्शन। फिफ्थ पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ अल्केन। सिक्स्थ इज एरोमेटाइजेशन। सेवेंथ isomerization. Eighth is oxidation of alkene and ninth is step up reaction. तो ये हमें रिएक्शन पढ़ने हैं और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन नंबर 1 ही है, बाकी जो नेम है सिर्फ अपन 1 by 1 करके पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए नाइट्रेशन। 1 by 1 करके स्टार्ट करते हैं। नाइट्रेशन होता है अल्केन पे अगर आप HNO3 और हाई टेम्परेचर या फिर HNO ले लो तो ये बनेगा RNO2 प्लस H2। ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। देखिए HNO या फिर हीट दिखा, मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। करना क्या आपको, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को अगर HNO के प्रेजेंस में आपको पता है क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। कौन से बॉन्ड को ब्रेक किया जाए? आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये N एंड O में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करिए, क्या बनेगा OH डॉट प्लस NO2 डॉट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो OH डॉट है ये रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, सॉरी लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, RH के साथ OH डॉट रिएक्ट करेगा। आपको रिएक्शन पता है OH डॉट कैसे रिएक्ट करेगा, OH डॉट फ्री रेडिकल रिवाइज करें
OH डॉट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड के साथ रिएक्ट करेगा, H डॉट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा R डॉट प्लस H2O। अब ये जो R डॉट बना है, ये R डॉट फिर से NO2 डॉट के साथ मिलके, एक NO2 डॉट था, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा RNO2। बनिए RNO2। इसी में नाइट्रेशन में एक और ऐड कर लें आप, वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन, वेपर फेज नाइट्रेशन मीन्स अगर आप हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे RH और HNO3 को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। बहुत ही सिंपल है यार, अगर आपने बहुत ही हाई टेम्परेचर कर दिया तो क्या होगा, ये RNO2 तो बनेगा, लेकिन ये जो अल्केन में जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, इंटरनल कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, तो वो भी अलग से RNO2 देंगे। मीन्स वेपर फेज में या हाई टेम्परेचर पे RNO2 बनेगा नॉर्मल, प्लस साथ में इंटरनल कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। तो एक लाइन इसमें ऐड कर लें कि इन वेपर फेज नाइट्रेशन, इन वेपर फेज नाइट्रेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक, carbon carbon bond will break and give many side product, and give many side product। मीन्स इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, प्रोपेन है, प्रोपेन पे अगर मैं HNO3 और बहुत ही हाई टेम्परेचर मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या बनेगा आपको मैकेनिज्म पता है, NO2 डॉट आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक तो ये NO2 बनेगा, राइट, यहाँ से डॉट जाके, दूसरा रिएक्शन मतलब ये यहाँ भी NO2 अटैच हो सकता है, पॉइंट समझ में आया, यहाँ भी NO2 अटैच हो सकता है, यहाँ भी डॉट बन के NO2 अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है वेपर फेज में, ये इंटरनल कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। मीन्स 3 कार्बन का तो बनेगा ही, साथ में 2 कार्बन का भी NO2 बन सकता है, या फिर 1 कार्बन का भी NO2 बन सकता है। तो ये सारे साइड प्रोडक्ट होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें से मेजर कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, मीन्स मेजर ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप समझ गए होंगे, RH पे H2SO4 अटैक करेगा, तो ये बनेगा RSO3H प्लस H2O। मैकेनिज्म देखा जाए तो सेम मैकेनिज्म है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए एक बार बस, S डबल बॉन्ड O OH OH, ये दिख रहा है H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अगर HNu है हाई टेम्परेचर पे या HNu के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बनेगा OH डॉट प्लस क्या बन जाएगा SO3H डॉट। अब क्या पहले स्टेप में RH पे OH डॉट अटैक करेगा तो R डॉट प्लस H2O, अब R डॉट पे SO3H डॉट अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RSO3H। हो गया रिएक्शन। लेकिन हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो SO3H डॉट है, यहाँ पे सल्फर पे डॉट है, 3 ऑक्सीजन भी है, ये डॉट हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल है मीन्स ये, हाईली स्टेबल मीन्स ये लेस रिएक्टिव होगा, राइट। तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये R डॉट को अब हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। हाईली रिएक्टिव मीन्स ये अब R डॉट अगर इजिली फॉर्म हो रहा है तभी रिएक्शन होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, SO3H डॉट सल्फर पे डॉट है, 3 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में भी जा सकता है, तो ये SO3H डॉट हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल मीन्स लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होने का मतलब है ये तभी रिएक्ट करेगा जब ये R डॉट इजिली फॉर्म हो रहा है। R डॉट इजिली फॉर्म होने के लिए मतलब R डॉट स्टेबल होना चाहिए, मीन्स मिनिमम 6 कार्बन अगर है तो डॉट रिलेटिवली स्टेबल होता है, तभी रिएक्शन होता है। तो आप इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 6 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, मिनिमम
6 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, minimum 6 carbon containing alkane or 3 degree alkane is required in this reaction. Minimum 6 carbon containing alkane or 3 degree alkane is required in this reaction. 3 degree रहेगा तो R dot easily form हो सकता है. फिर next reaction बताते हैं. Next reaction is Reed reaction. रीड रिएक्शन यार क्या होता है, RH पे अगर SO2Cl2 है तो ये बनेगा RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस. चलिए फिर से इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म फिर से एकदम सेम मैकेनिज्म है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. SO2Cl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड O Cl. अब क्या होगा यहाँ पे, H के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये डॉट ब्रेक होगा, ये Cl डॉट ब्रेक होगा. तो यहाँ से Cl डॉट प्लस S डॉट, यहाँ से भी Cl डॉट प्लस S डॉट, मीन्स यहाँ से 2Cl डॉट बनेगा प्लस SO2 गैस रिलीज हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब RH है, RH पे Cl डॉट, आपको पता है RH प्लस Cl डॉट मिलके क्या बनाएगा, R डॉट प्लस HCl गैस. अब R डॉट एक और Cl डॉट है, आपके पास 2 Cl डॉट थे, R डॉट प्लस Cl डॉट मिलके ये बन जाएगा RCl. तो यहाँ से SO2 गैस भी निकल जाएगा, HCl गैस भी निकल जाएगा, सिर्फ RCl रहेगा. तो रीड रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कभी भी अल्केन से अगर अल्काइल हैलाइड बनाना है तो ये बेस्ट मेथड है. रीजन इज कि यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं ये गैसियस फेज में है. गैसियस फेज में मीन्स बनेंगे और ये उड़ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, अल्काइल हैलाइड रहेगा. आप चाहें तो लिख लें इसमें कि रीड रिएक्शन में इट इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड. It is best method to prepare alkyl halide from alkane. It is best method to prepare alkyl halide from alkane because other products are gases. फिर नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं. Next is pyrolysis or cracking of alkane. Pyrolysis और cracking of alkane आपको नेम से समझ में आ रहा होगा. पायरोलिसिस, पायरो मीन्स हीट होता है, मीन्स अल्केन को अगर आप हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करेंगे, राइट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग और पायरोलिसिस ऑफ अल्केन. बस इसमें याद रखें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये. तो लिखिए इसमें पायरोलिसिस ऑफ अल्केन का मतलब क्या होता है. लिखिए कि द process in which higher alkanes are broken into smaller units at very high temperature. ब्रैकेट में लिख सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस. In absence of oxygen, is called pyrolysis of alkane. देखो यार, अगर आप किसी भी अल्केन का पायरोलिसिस करेंगे, मतलब है बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन,
बस हाई टेम्परेचर दे दो तो ये क्या होगा, जितने भी स्मॉलर अल्केन है या फिर अल्कीन है सब बन सकते हैं, मतलब जितने स्मॉलर अल्केन या फिर अल्कीन ये भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये 3 प्रोडक्ट मेनली बनते हैं। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना, अगर अल्केन के पास n कार्बन है, ठीक, तो कौन कौन से अल्केन पॉसिबल है बनना, तो लोअर अल्केन जितने भी पॉसिबल है, अगर n कार्बन है तो n-1 कार्बन का अल्केन, n-2 कार्बन का अल्केन, n-3 कार्बन का अल्केन, ऐसे ही मिनिमम 1 कार्बन का अल्केन, सारे अल्केन बन सकते हैं। अल्कीन कौन कौन से बनेंगे, तो जितने भी अल्कीन पॉसिबल है, अगर n कार्बन है तो n कार्बन का भी अल्केन, n-1 कार्बन का भी अल्केन, मिनिमम तो 2 कार्बन का अल्कीन होना चाहिए प्लस हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या है, तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो ये समझिए आप CH3 CH2 CH3 है, कुछ मत करिए, आप इसको जस्ट हाई टेम्परेचर पे हीट कर दीजिए, मतलब मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस या 700 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दीजिए इसको, कुछ नहीं होगा। जितने भी स्मॉलर अल्केन है वो आंसर लिख लीजिए। तो 3 कार्बन का अल्केन है तो स्मॉलर अल्केन कौन कौन से हो सकते हैं, 2 कार्बन का अल्केन मीन CH3 प्लस CH4 ये बनेगा, प्लस अल्कीन कौन कौन से बन सकते हैं यार, कुछ मत भी, ऐसे 2H2 H रिमूव करिए तो 3 मेंबर्ड का भी अल्कीन बनेगा, तो 3 मेंबर्ड का अल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन बन सकता है, प्लस 2 कार्बन का भी अल्कीन बन सकता है लोअर अल्कीन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी बन सकता है और हाइड्रोजन बनेगा। इनसे सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ठीक। सिमिलरली अगर मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसका पाइरोलिसिस करूं, खुद से सोचिए क्या बनेगा, हो गया होगा। इसमें कितने 2 कार्बन है तो आप 2 कार्बन का अल्कीन बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्केन बनाना है एक CH4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। नेक्स्ट आते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या होता है, अगर आपके पास अनब्रांच्ड अल्केन है और अगर आपने AlCl3 और HCl के साथ हीट कर दिया तो आपको ब्रांच्ड अल्केन मिल जाएगा, मींस इसका आइसोमर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए कार्बन कार्बन कार्बन, ब्यूटेन है, ब्यूटेन को अगर आपने बस ये रिएजेंट याद कर ले, AlCl3 और HCl के साथ हीट किया आपने तो इसका ब्रांच्ड अल्केन मींस ये बन सकता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फिर से अल्केन में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फोटो हैलोजनेशन, वो आप हमेशा रिवाइज करें। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, राइट। इसमें होता क्या है कि अल्केन लेंगे, ठीक, और अल्केन फिर से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब ये इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नॉर्मल अल्केन लिया, इसको बहुत सारे स्टेप से आप ले जाओगे इंडस्ट्री में, तो फाइनली आपको एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलता है। फिर से बहुत ही मोर देन 100 स्टेप्स में रिएक्शन होता है ये, तो अपने को काम का नहीं है, सिर्फ याद रखना है रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। बस इसमें एक लाइन पहले लिख लीजिए, फिर मैं रिएजेंट बता रहा हूँ। देखिए कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन विच aromatic compound is formed and this reaction is used in petroleum industry to increase
to increase efficiency of fuel, to increase efficiency of fuel. एक लाइन ये लिख दीजिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एरोमेटाइजेशन, कंडीशन फॉर एरोमेटाइजेशन मतलब किस अल्केन का एरोमेटाइजेशन हो सकता है। तो आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 कार्बन तो होना चाहिए, तो कोई भी अल्केन है जिसमें मिनिमम 6 कार्बन है उसका एरोमेटाइजेशन हो सकता है। लिखिए कि अल्केन शुड कंटेन एटलीस्ट 6 कार्बन, अल्केन शुड कंटेन एटलीस्ट 6 कार्बन। रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 6 कार्बन है, 4 5 6, रिएजेंट आप याद रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, CrO3 इसके साथ Al2O3 के साथ हीट किया, CrO3 Al2O3, बस यही इंपॉर्टेंट है, तो ये बन जाएगा बेंजीन में। ठीक होता कैसे, ये बहुत सारे स्टेप्स में देखिए, अगर आप इस पे 6 कार्बन है, अगर आप CrO3 Al2O3 ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन 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 5 6 कार्बन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, ये H2 यहां से बाहर जाता है। ठीक, तो ये पहले तो साइक्लिक बन जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां से H2 गायब होता है, फिर से ये H2 गायब होगा, फाइनली क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाता है। फिर से ये वन स्टेप में नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होते जाता है, तो फाइनली बेंजीन बन जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर 6 कार्बन है तब तो आप बेंजीन बनाएंगे, लेकिन अगर 7 कार्बन दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और इस पे अगर मैंने CrO3 एंड Al2O3 के साथ हीट किया तो फिर क्या बनेगा, 6 कार्बन का बेंजीन बन जाएगा और 1 मिथाइल इसके पास एक्स्ट्रा रहेगा, राइट। लेकिन अगर ऐसे मान लो 8 कार्बन का मैं अल्केन दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे CrO3 Al2O3, बस ये रिएजेंट याद रखें, CrO3 एंड Al2O3, तो फिर से क्या बनेगा, 6 कार्बन का बेंजीन बन जाएगा, मेरे पास 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, सारे आइसोमर्स मार दो, मतलब 2 कार्बन एक ही पे लगा सकते हो, प्लस दोनों कार्बन एडजेसेंट पोजीशन पे, प्लस दोनों कार्बन यहाँ पे, या दोनों कार्बन पैरा पे लगा सकते हो। रिएजेंट याद रखें, CrO3 और Al2O3 से एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। एक चीज ये भी याद रखें कि अगर मान लीजिए आपको दे दे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे अगर CrO3 और Al2O3 दे दे, अब यहाँ पे CrO3 Al2O3 आपको पता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है, बेंजीन बनाता है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है मीन्स यहाँ पे एरोमेटाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जस्ट जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में H2 एलिमिनेट किया था, आप वैसे यहाँ पे H2 एलिमिनेट कर दो, और ये क्या बन जाएगा, इस केस में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। नेक्स्ट आते हैं एक और छोटा सा टर्म है, पहले ये पढ़ लेते हैं, ऑक्टेन नंबर। तो ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये समझने का ट्राई करते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फ्यूल में, अपन 2 मान लो मेन हाइड्रोकार्बन लेते थे, एक था आइसोऑक्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। आप ये समझे, आपके पास 2 कंपाउंड का मिक्सचर है, एक है आइसोऑक्टेन, दूसरा है नॉर्मल हेप्टेन। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ
आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, याद रखें ये है। नॉर्मल हेप्टेन का स्ट्रक्चर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्मल हेप्टेन है। तो आइसोएक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन अगर इन दोनों का मिक्सचर है, राइट, तो इन दोनों के मिक्सचर में जो आइसोऑक्टेन का परसेंटेज होगा इसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। मतलब क्या है समझने का ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बोलूं कि ऑक्टेन नंबर 80 है, इसका मतलब ये हुआ कि आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का अगर मिक्सचर है तो इसमें 80% आइसोऑक्टेन होगा एंड 20% नॉर्मल हेप्टेन होगा। अगर आइसोऑक्टेन नंबर लेट्स से 10 है तो ऑक्टेन नंबर 10 का मतलब पहले समझे आप। ऑक्टेन नंबर 10 मींस इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन विल बी 10%, रिमेनिंग 90% क्या होगा, नॉर्मल हेप्टेन होगा। तो ये सिंपल सा ऑक्टेन नंबर का डेफिनेशन है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। लिखिए इसका डेफिनेशन। ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज percentage of isooctane. Octane number is defined as percentage of isooctane in the mixture of isooctane and normal heptane. आप चाहे तो एक एग्जांपल भी लिख लीजिए कि देखिए फॉर एग्जांपल इफ ऑक्टेन नंबर इज 80, फॉर एग्जांपल इफ ऑक्टेन नंबर इज 80, it means percentage of isooctane is 80% and percentage of normal heptane is 20%. हो गया। नेक्स्ट थिंग, अगर मान लीजिए किसी का ऑक्टेन नंबर 100 है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेन नंबर 100 मींस इसमें 100% आइसोऑक्टेन है और 0% नॉर्मल हेप्टेन है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ ऑक्टेन नंबर इज 100 इट मींस इफ ऑक्टेन नंबर इज 100 इट मींस परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100% and percentage of normal heptane is 0%. अब ये तो मैंने डिफाइन कर लिया ऑक्टेन नंबर आइसोऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन के, इन दोनों से मैंने डिफाइन किया। लेकिन अब मतलब क्या है समझें आप। अब ये आप किसी भी फ्यूल के लिए, ऑफ कोर्स ये भी फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं अल्केन ये फ्यूल होते हैं, मीन्स इसको आप बर्न करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। फ्यूल मीन्स कुछ नहीं है, जिनको बर्न करने से एनर्जी मिल रहा है वो फ्यूल है। तो आप कोई भी फ्यूल ले लें, आप उसके लिए भी ऑक्टेन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, इसमें भी प्लास्टिक दिख रहा है, मैं इसको बर्न करूंगा तो यहां से भी एनर्जी मिलेगा, तो मैं इसका भी ऑक्टेन नंबर डिफाइन कर सकता हूं। अब किसी भी फ्यूल के लिए ऑक्टेन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है, मैं बोल रहा हूँ कोई लेट्स से डैश 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 नाम का फ्यूल है, इसका ऑक्टेन नंबर 80 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्यूल दिया हुआ है, इस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी is equivalent to 80% isooctane and 20% normal heptane. मीन्स अगर मैं 80% आइसोऑक्टेन एंड 20% नॉर्मल हेप्टेन लूं, इनका मिक्सचर लूं, इनका जो फ्यूल एफिशिएंसी होगा दैट इज इक्वल टू इस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब बहुत ही सिंपल है, देसी में समझो। जैसे मान लो कि आप पेट्रोल डालते हो राइट बाइक में, जैसे मान लीजिए कि आपने पेट्रोल डाला, 1 लीटर पेट्रोल डाला और 50 किलोमीटर तक गया, इमेजिन करिए। और कोई आपने और भी कोई पेट्रोल आता है, वो आता है ना सुपर कुछ, तो और पेट्रोल पंप पे डालते हैं एक्स्ट्रा वाला कुछ, मान लीजिए उसमें आपने 1 लीटर डाला और लेट्स से मान लीजिए कि वो 60 किलोमीटर जा रहे हो आप, तो किस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा राइट।
अब ऐसे ही इमेजिन करिए कि आप मान लो 80% आइसोऑक्टेन एंड 20% नॉर्मल हेप्टेन आपने मिक्सचर लिया, इस मिक्सचर से को आपने बर्न किया और मान लीजिए कि आपको 10 कैलोरी एनर्जी मिल रहा है। इमेजिन करिए ये फ्यूल है, इस फ्यूल का भी सेम अमाउंट, मान लीजिए 1 लीटर था तो मैं भी यहाँ पे 1 लीटर ले रहा हूँ, इसको भी बर्न कर रहा हूँ 1 लीटर को, तो मुझे 10 कैलोरी एनर्जी ही मिल रहा है। इट मीन्स इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट है, दोनों का फ्यूल एफिशिएंसी सेम है, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर भी क्या बोलूंगा 80 है। किसी फ्यूल का अगर मैं बोलूं कि इस कोई फ्यूल है डिफरेंट, इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 25 है, इसका मतलब ये हुआ इस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी किसके इक्वल होगा, अगर मैं आइसो ऑक्टेन 25% लूं, नॉर्मल हेप्टेन 75% लूं, तो जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन का जो फ्यूल एफिशिएंसी होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस फ्यूल। क्लियर इतना? आप लिख लीजिए इसके लिए कि किसी भी रैंडम फ्यूल के लिए कि लिखिए, आप ऐसे लिख लो कि इफ the fuel has octane number 80, if the fuel has octane number 80, it means this fuel is having same fuel efficiency, this fuel is having same fuel efficiency as that of, this fuel is having same fuel efficiency as that of 80% isooctane, 80% isooctane and 20% normal heptane. क्लियर है? एक चीज और, मतलब किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्टेन नंबर का मैक्सिमम वैल्यू 100 ही रहेगा, ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फ्यूल है, अगर मैंने आइसो ऑक्टेन लिया, इमेजिन करिए कि मैंने प्योर आइसो ऑक्टेन लिया, 100% आइसो ऑक्टेन ले लिया और प्योर आइसो ऑक्टेन को बर्न कर रहा हूं, तो यहाँ से जस्ट मुझे 10 कैलोरी एनर्जी मिल रहा है। इमेजिन करिए कि मैंने 1 लीटर आइसो ऑक्टेन लिया, इसको मैंने बर्न किया, 10 कैलोरी एनर्जी मिला, राइट? तो ये मैंने प्योर आइसो ऑक्टेन लिया था, तो ऑक्टेन नंबर 100 हो गया। लेकिन मैंने कोई फ्यूल लिया सेम अमाउंट, मतलब ये भी 1 लीटर लिया, इसको मैंने बर्न किया, तो मैंने देखा यार कि एनर्जी मिल रहा है 20 कैलोरी। इट मीन्स इस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी आइसो ऑक्टेन से डबल है। और आपको पता है अगर प्योर आइसो ऑक्टेन है तो ऑक्टेन नंबर 100 है और इसका एफिशिएंसी इससे भी डबल हो गया, तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर क्या लिखेंगे अपन, 200 लिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब ऑक्टेन नंबर 100 से ज्यादा भी पॉसिबल है, राइट? तो ऐसे जो भी अपन रेसिंग कार या इन सब में फ्यूल यूज करते हैं, वो ऐसे ही फ्यूल यूज करते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर 100 से ज्यादा होता है और इनको अपन सुपर फ्यूल बोलते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं पॉइंट कि octane number greater than 100 is possible. Octane number greater than 100 is possible, and such fuels are called super fuel, and such fuels are called super fuels and are used in racing cars or spacecraft. एक चीज और नोट में आप लिख सकते हैं ये पॉइंट कि आपको पता है आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो अगर आइसो ऑक्टेन है तो आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। अब देखिए इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है,
नॉर्मल हेप्टेन में ब्रांचिंग नहीं था, तो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज octane number increases, fuel efficiency increases. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है एलिफैटिक कंपाउंड से। और एक चीज और याद रखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड का असाइक्लिक से ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। मीन्स अगर मैं एग्जैक्ट आपको अगर डेटा दूं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एरोमेटिक, इसके बाद नंबर आता है साइक्लोअल्केन ऑक्टेन नंबर में, फिर ओलेफिन मीन्स अल्कीन, फिर ब्रांच्ड अल्केन, लास्ट में अनब्रांच्ड अल्केन। ये ऑक्टेन नंबर का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन था स्टेप अप रिएक्शन। ये अपन ने पढ़ चुके हैं यार, स्टेप अप रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बीन। मैंने जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बीन में पढ़ाया था आपको। आप एक लाइन लिख लीजिए कि इसमें कार्बीन कैन बी इंसर्टेड इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मैंने कार्बन पढ़ाया था तो उसके आगे देखना, मैंने कार्बन के 3 जनरल रिएक्शन पढ़ाए थे। 3 जनरल रिएक्शन क्या था? RH पे कार्बन RH बॉन्ड में इंसर्ट हो सकता है, ROH पे कार्बन OH बॉन्ड में इंसर्ट हो सकता है, C डबल बॉन्ड C पे कार्बन, तो ऐसे रिंग बनाता है। ये 3 जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बन है। तो मैंने क्या लिखा है कि कार्बन कैन बी इंसर्टेड इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल अगर लिखें तो मैंने आपके पास है CH3 CH2 CH2 CH3, इस पे CH2N2 के साथ HNu। आपको पता है CH2N2 हाई टेम्परेचर पे कार्बन फॉर्म करेगा। यहां से जो कार्बन बनेगा CH2, आप इसको कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं भी इंसर्ट कर दो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा CH3 CH2 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 CH3 प्लस, मीन्स मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन में इंसर्ट किया। यहाँ भी आप इंसर्ट कर सकते थे, यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH3। CH3 CH2 CH3। इस पे चलिए एक रिएक्शन आप बताइए, CH2N2 के साथ HNu, क्या होगा प्रोडक्ट? बस ये सोचना है आपको, अगर अल्केन पे CH2N2 मीन से कार्बन जनरेट करेगा, ये कार्बन CH बॉन्ड में इंसर्ट होगा। कितने टाइप के हाइड्रोजन है बस वहां पे आप इंसर्ट कर दें। यहाँ पे एक टाइप 1 ये है, टाइप 2 ये है, दोनों ही CH बॉन्ड में CH2 इंसर्ट कर दें तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस, अगर यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये बनेगा CH3 CH CH3 CH3। फिर इसमें अल्केन का लास्ट रिएक्शन प्रोडक्ट आते हैं ऑक्सीडेशन।
आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो चलिए फर्स्ट आते हैं कंबशन। अगर मैं कंबशन भी करूंगा तो भी ऑक्सीजन के साथ एडिशन होगा, तो ये भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही है यार। आपको ऑक्सीडेशन का ये जनरल रिएक्शन तो आपको याद ही होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास CXHY है, कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ O2, आप रिएक्ट कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। ट्राई करिए जरा ये। CXHY का O2 के साथ कंबशन CO2 बनेगा और H2O बनेगा। बैलेंस किया जाए तो X कार्बन है, X CO2, Y हाइड्रोजन है, हो जाएगा Y/2 H2O। राइट साइड में 2X प्लस Y/2 है, तो ये हो जाएगा X प्लस Y/4 O2। ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर जैसे एग्जांपल CH4 प्लस O2 अगर ये एक्सेस में है तो ये CO2 प्लस H2O बनेगा। CH4 प्लस O2 अगर लिमिटेड है तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। लेकिन अगर CH4 प्लस O2 वेरी लिमिटेड है, बहुत ही कम O2 है, इस केस में कार्बन ब्लैक बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये तो हो गया नॉर्मल कंबशन। सेकेंड आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का एडिशन करना है लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। चलिए यहाँ पे देखे थे कुछ रिएक्शन 2-3 आपको लर्न करना है। CH4 प्लस O2 और कॉपर या आयरन के साथ हीट कर दो तो ये प्रोडक्ट बनता है CH3OH। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे आप। सेकेंड, CH4 पे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 के साथ हीट करो तो ये बनेगा HCHO। थर्ड है RCH3, इस पे CH3COO होल ट्वाइस मैंगनीज के साथ हीट करोगे तो ये बनेगा RCOOH। इसमें से पहला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप, ठीक ना। CH4 प्लस O2 कॉपर या आयरन के प्रेजेंस में CH3OH देता है। एक चीज और, अल्केन्स का ऑक्सीडेशन रिलेटिवली डिफिकल्ट है, ठीक ना। जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। एक लाइन आप लिख लीजिए इसमें कि अल्केन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Alkanes are not oxidized by strong oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, like KMnO4, K2Cr2O7, but 3-degree alkane can be oxidized by KMnO4, but 3-degree alkane can be oxidized by KMnO4 to give alcohol। मतलब मान लीजिए आपके पास ये 3-degree alkane है CH3CCH3H, अगर इसको आप KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाता है। मीन्स ये CH3COH CH3 है। तो चलिए ये था हमारा अल्केन कंप्लीट। अल्केन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखो आज का रिएक्शन थोड़ा जो भी मैंने पढ़ा है ये सब सिंपल है, इनमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब आप देखोगे तो एक बार फिर से मैं पूरा रिवाइज करूँ जो आज हमने पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो मैंने चलो डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था, वो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा समझने का पॉइंट था। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया था आज कि
फर्स्ट पॉइंट ये था कि कार्बन नंबर 1 से 4 तक गैस होंगे, कार्बन नंबर 5 से 17 तक लिक्विड होंगे, कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड ये क्या होंगे, सॉलिड फेज में रहेंगे। सेकेंड पॉइंट था कि अल्केन नॉन पोलर होते हैं, राइट, नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया था। बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम है फिर सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया या फिर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग बोल सकते हैं, राइट। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में एक लास्ट पॉइंट था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। वो एक फैक्टर क्या है कि इवन नंबर अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट ऑड नंबर अल्केन से ज्यादा होगा। याद रखें C4 एंड C7 में C7 का ज्यादा होगा, लेकिन हाँ C6 और C7 में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, C6 का ज्यादा होगा ड्यू टू क्लोज पैकिंग। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा। फिर हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पहला रिएक्शन था हमारा फोटो हैलोजनेशन। आप सबको पता है कि अगर RH पे X2 और H न्यू RH बनता है, ये तो हमने डिटेल में पढ़ा है कहाँ पे, फ्री रेडिकल में। तो ये फर्स्ट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप, और ये हमने डिटेल में रिएक्शन पढ़ा भी है। सेकेंड पॉइंट था इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, RH पे HNO3 और H न्यू के प्रेजेंस में RNO2 बनता है, मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। फिर मैंने आपको एक और रिएक्शन वेपर फेज नाइट्रेशन पढ़ाया। वेपर फेज नाइट्रेशन में कुछ नहीं यार, अगर हाई टेम्परेचर है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होकर स्मॉलर अल्केन मतलब 2 कार्बन है तो इससे भी NO2 आएगा, या फिर 1 कार्बन पे भी NO2 आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन था सल्फोनेशन, मींस अल्केन पे अगर आप H2SO4 हाई टेम्परेचर लेंगे तो RSO3H बनता है। फोर्थ रिएक्शन था रीड रिएक्शन। रीड रिएक्शन में स्पेशल ये है, RH पे अगर मैं SO2Cl2 लूं और हाई टेम्परेचर तो प्रोडक्ट विल बी RCl प्लस SO2 प्लस HCl, याद रहेगा। फिर हमने एक जैसे आइसोमेराइजेशन रिएक्शन पढ़ा। अनब्रांच्ड अल्केन है, बस एक लाइन याद रखो, अनब्रांच्ड अल्केन है, AlCl3 और HCl आपने ऐड किया तो ब्रांच्ड अल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट था एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या करना है आपको, रिएजेंट याद रखें, 6 मेंबर्ड कार्बन है, CrO3 और Al2O3 ऐड किया तो फिर क्या होगा, 6 मेंबर्ड है तो बेंजीन में बन जाएगा। मैंने आपको एक और एग्जांपल लिखवाया था, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो वो जस्ट अल्कीन में कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन था एरोमेटाइजेशन। फिर हमने जैसे ऑक्टेन नंबर के बारे में भी बात किया। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर है। अगर आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज 20% है तो ऑक्टेन नंबर 20 होगा। लेकिन हम इस ऑक्टेन नंबर के डेफिनेशन को किसी भी फ्यूल के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। किसी रैंडम फ्यूल का अगर ऑक्टेन नंबर 10 है, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि अगर किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 10 है तो मतलब ये हुआ इस फ्यूल का फ्यूल एफिशिएंसी 10% आइसो ऑक्टेन एंड 90% नॉर्मल हेप्टेन के इक्वल होगा, राइट। आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हमने स्टेप अप रिएक्शन पढ़ा। स्टेप अप रिएक्शन मींस कुछ नहीं यार, हमने पहले ही पढ़ा था कार्बिन में। स्टेप अप रिएक्शन क्यों बोलते हैं, चलो मैं ये भी बता दूं आपको। मान लीजिए आपके पास कार्बन कार्बन है, आपने CH2N2 के साथ हीट किया या H न्यू, कार्बन 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 बन जाएगा। मींस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन, राइट। या फिर इसको अपन इंसर्शन ऑफ कार्बिन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में एक तो मैंने नॉर्मल कंबशन बताया, ये सबको पता है। कैटालिटिक में आप ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। CH4 प्लस O2 पे कॉपर आयरन ले लोगे तो मिथेनॉल बन जाता है, राइट। एक ये भी याद रखो 3 डिग्री है, तो जनरली अल्केन पे KMnO4 या K2Cr2O7 नो रिएक्शन, लेकिन अगर 3 डिग्री अल्केन है तो KMnO4 के साथ अल्कोहल बना देता है। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।